हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें पहला चैप्टर होगा परजीवी जनित रोग, ये पहला चैप्टर होगा, और दूसरा इसमें चैप्टर होगा जीवाणु जनित रोग। इन्हीं दो चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। पहला क्वेश्चन यही है कि कौन सा जो रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो ये है मलेरिया रोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ये खोज की गई थी सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये प्रदान किया गया था रोनाल्ड रॉस को, प्रदान किया गया था 1902 में। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन होता है। ये होता है मादा एनाफ्लीज। अगला है मलेरिया परजीवी का द्वितीयक जो परपोषी है वो कौन है, तो वह है मनुष्य अथवा जंतु। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो जो मलेरिया है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। अगला है भारत में मलेरिया के जो 65% रोगी हैं उनके लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है, तो इस परजीवी का नाम है पी वैक्स। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत में मलेरिया की जो 30 से 35% रोगी हैं उनके लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है, इस परजीवी का नाम है पी फैल्सीफेरम। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो ये है मच्छर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो ये है प्लीहा अथवा तिल्ली। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मलेरिया के संबंध में एक सही कथन दिए गए हैं चार, उनको देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ कह रहा है जो क्लोरोक्विन है इसको चिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब चारों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है क्लोरोक्विन का। अगला है उस औषधि का नाम क्या है जिसे सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में भी होता है, तो ये है कुनैन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है मलेरिया को किस वृक्ष से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है, तो ये प्राप्त होता है सिनकोना वृक्ष से। अगला है मलेरिया तथा डेंगू में क्या अंतर होता है, तो मलेरिया और जो डेंगू हैं उनमें जो मच्छरों की प्रजातियां होती हैं वो भिन्न होती हैं, यही इसमें प्रमुख अंतर है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है असुरक्षित पेय और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन कौन से हैं। पहला संचारी रोग है मलेरिया, दूसरा है तीव्र प्रवाहिका और तीसरा है सिस्टोसोमा रुग्णता। तो ये तीसरी जो बीमारी है, ये तीनों की तीनों क्या हैं, संचारी रोग हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है निद्रा रोग जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ये जो बीमारी है किसके कारण होती है, तो ये बीमारी ट्रिप्नोसोमा नामक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जल जनित रोग है एक जिसका नाम है सिस्टोसोमियासिस। ये कह रहा है इसका क्या कारण है, तो ये परजीवी की वजह से ये होता है। अगला है 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा था, क्योंकि उनको लगा कि जो उनका दिमाग है उसमें ट्यूमर हो गया जिसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। इसकी आशंका उनको लगी थी कि मुझे ये हो गया है, लेकिन जब जांच उन्होंने कराई तो उसमें पता चला कि जो उनका मस्तिष्क है उसमें एक कोशिका पाई गई है जिसका नाम है न्यूरोसिस्टिसर। याद रखिएगा, न्यूरोसिस्टिसर इस कोशिका का नाम है जो इनके मस्तिष्क में पाया गया था। अब इसी के बारे में अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो न्यूरोसिस्टिसर कोशिका है जिसको हम लोग मस्तिष्क में सिस्ट कहते हैं, ये एक तरह से बीमारी है। पूछे जा रहा है ये बीमारी किसके कारण होती है, तो ये बीमारी होती है टीनिया सोलियम फीता कृमि के द्वारा। ये बात आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मस्तिष्क में सिस्ट होता है वो होता है टीनिया सोलियम, जहाँ टीनिया सोलियम जो फीता कृमि है उसी की वजह से ये हो जाता है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्या, तो अगले में कह रहा है कौन सा कृमि जो है हाथी पाँव का कारण होता है, तो ये होता है फाइलेरिया कृमि। इसी की वजह से हाथी पाँव जो होता है वो हो जाता है। अगला है किस कृमि के कारण फील्ड पाँव हो जाता है, तो ये होता है फाइलेरिया कृमि के द्वारा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस जीव के कारण कालाजार रोग हो जाता है, तो ये है लेशमीनिया। याद रखिएगा, लेशमीनिया इसका नाम है। अगला है कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो देखिए जो इसके जीव उत्पन्न होते हैं उनका कारण ये होता है कि अधोमुखी युग्मक विखंडन होता है, जिनके कारण इसके लिए जो उत्तरदायी जीव रहते हैं उनकी उत्पत्ति होती है। अगला है रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है, तो इनको वाहक कहा जाता है। अब अगला इसी में है प्रमुख जो परजीवी जनित बीमारियां हैं
उनके रोग कौन से हैं, उनके परजीवी कौन से लिए उत्तरदायी होते हैं उनके लिए, वाहक कौन से हैं और इनके प्रभावित अंग कौन से हैं। अब इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए पहला रोग है पेचिस। तो देखिए पेचिस होता है परजीवी के कारण, जिसका नाम है एंट अमीब हिस्टोलिटिका, ये इस परजीवी का नाम है। इसमें देखिए प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो इसमें अंग प्रभावित होता है बड़ी आंत। याद रखिएगा जो पेचिस होता है उसमें बड़ी आंत प्रभावित होती है। दूसरा इसी में है मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। इसका वाहक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर और इससे तिल्ली आरबीसी प्रभावित होते हैं। अगला है पायरिया। तो पायरिया होता है एंट अमीब जिंजीवेलिस के द्वारा और इससे मसूड़े प्रभावित होते हैं, मतलब जो मसूड़े होते हैं उनमें खून आने लगते हैं, तो इसी को पायरिया कहा जाता है। अगला है कालाजार। तो देखिए जो कालाजार होता है वो लेशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है और इसका वाहक होता है बालू मक्खी और ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अगला है सोने की बीमारी, जिसको निद्रा की बीमारी कहते हैं। यह होता है ट्रिपेनोसोमा के कारण और इसमें जो सीसी मक्खी होती है वह इसका वाहक होती है और इससे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होते हैं। अगला है अतिसार। तो देखिए जो अतिसार है वो होता है लुम्ब्रिकाइड्रीज के द्वारा। इसका वाहक जो होता है वो घरेलू मक्खी होती है और इससे आंत प्रभावित होती है। अब दूसरा जो संघ है संघ निमोटोडा, इसके बारे में जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो देखिए इसमें पहला है फाइलोरिया। ध्यान दीजिएगा जो फाइलेरिया है ये क्या है। तो देखिए फाइलेरिया जो होता है वो होता है बुचेरिया ब्रैंकेफटाई के कारण और इसका जो वाहक होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है और इससे प्रभावित अंग होता है पैर। इसी को हाथी पाँव भी कहा जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है एस्कैरिएसिस। ध्यान दीजिएगा एस्कैरिएसिस क्या है, तो ये होता है एस्कैरिस के कारण और इसमें बच्चों की आंतें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है संघ प्लेटीहेलमिन्थीज। इसके देखिए जो ये संघ है इनमें कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो देखिए इसमें पहली बीमारी है, इसका नाम है फैसियोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये फैसियोला की वजह से होता है और ये इसका वाहक होता है, मतलब यकृत में एक कृमि पाया जाता है, इसी की वजह से फैलता है। इनके देखिए इनमें होता क्या है, इनमें भेड़ बकरी सुअर भैंस की जो पित्त नलियाँ होती हैं इनमें ये प्रभावित होती हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है टीनियासिस। ध्यान दीजिएगा जो टीनियासिस है ये क्या है, तो ये टीनिया सोलियम के कारण ये होता है और इसमें जो उत्तरदायी इसका कारक होता है वो फीता कृमि होता है, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला है इसका नाम है सिस्टोसोमा रुग्णता। तो ये है जो ये सिस्टोसोमा की वजह से ये होता है। एक तरह से पर्णकृमि जो होता है वो इसके लिए उत्तरदायी कारक होता है और इसमें जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या रुधिर वाहिनियों को ये प्रभावित करता है। अब अगला इसी में टॉपिक है हीनताजन्य रोग। कहने का मतलब ये है कि किन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें पहला दिया हुआ है किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी की वजह से घेघा रोग होता है। दूसरा कह रहा है आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दिया जाता है कह रहा है किसके पीड़ित होते हैं, मतलब कह रहा है कि किन बीमारियों के लोग को आयोडीन दिया जाता है, तो जो घेघा रोग से पीड़ित होते हैं उन्हीं को आयोडीन दिया जाता है। अगला कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसी को गंडमाला कहा जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है, तो ये होता है थायरॉक्सिन। तो इसी हार्मोन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। अगला कह रहा है आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है लेमिनेरिया, एक तरह से शैवाल है ये, इसी से प्राप्त होता है। अगला है कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में ये दिया जाता है, तो ये है आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये है क्वाशियोकर। कौन सा रोग है, क्वाशियोकर इसका नाम है। अगला देखिए अगले में कह रहा है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्वाशियोकर। अगला देखिए अगले में कह रहा है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, तो यह है मैरेस्मस। याद रखिएगा मैरेस्मस इसका नाम है। अगले में कह रहा है मैड काऊ रोग का कारक क्या होता है, तो यह होता है प्रयांस जो प्रोटीन की कमी से होता है, इसका नाम है मैड काऊ। अगला देखिए अगले में कह रहा है जीरोपथेलिमिया नामक रोग है किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी की वजह से ये होता है। अगला कह रहा है भारत में आज रोग निवारक कार्यक्रम के लिए किस पोषणहीनता को परम अग्रता देना आवश्यक है, तो यह है जीरोपथैलेमिया। ये इसको क्या कह रहा है, इसको बहुत ही मतलब एक तरह से कह रहा है इसको बहुत ज़्यादा हमें फोकस देने पे इस पर ज़रूरत है, मतलब जो खून की कमी हो जाती है इसी रोग में हमको क्या करना है, या सरकार को करना है, भारत को करना है कि इसी पे ज़्यादा फोकस किया जाए। अगला कह रहा है अगला क्वेश्चन है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है, तो यह है बेरी रोग। अगला कह रहा है
यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? तो उसको स्कर्वी रोग हो सकता है। अगला कह रहा है कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो ये है आंवला। अगला कह रहा है मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त करते हैं वह किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो वो होते हैं रिकेट्स रोग से। किस रोग से ग्रसित होते हैं? रिकेट्स रोग से। अगला कह रहा है सूखा रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। अगला है मुर्गियों में रिकेट्स रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण उनमें ये रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे है मिनरल्स जनित रोग हैं कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में किसकी अधिक विद्यमान होने के कारण ये हो जाता है? तो ये नाइट्रेट अगर जल में ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से ब्लू बेबी जो बीमारी है या प्रदूषणकारी ये बीमारी है ये हो जाती है। अगला कह रहा है रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है? तो देखिए रक्त में मिथेमोग्लोबिन जो होता है उसकी अगर अधिकता हो गई तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इटाई रोग किसके दीर्घकालिक विषाक्तता के कारण होता है? तो ये कैडमियम के विषाक्तता के कारण होता है। अगला कह रहा है मीना माता जो व्याधि है किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है? तो ये पारा की जो मरकरी जिसको कहते हैं इसकी अधिक मात्रा की वजह से ये रोग हो जाता है। अगला कह रहा है मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो ये है पारद विषाक्तता जिसको मरकरी कहते हैं, उसी की विषाक्तता के कारण मिनी माता व्याधि हो जाती है। अगला कह रहा है जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो किससे संक्रमित थी? तो जो पारद से संक्रमित थी, मतलब जो मछलियाँ थी उनमें पारद की मात्रा ज़्यादा थी और उन्हीं मछलियों को आदमियों ने ज़्यादा खाया, इस वजह से कह रहा है जापान में 1953 में मिनी माता व्याधि हो गई थी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा प्रदूषक नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो ये है फ्लोराइड। कौन सा है? फ्लोराइड। अगले देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसी को रक्तक्षीणता कहते हैं या इसी को रक्तहीनता भी कहते हैं जिसको एनीमिया कहा जाता है। अगले में कह रहा है शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है रक्तहीनता जिसको एनीमिया कहते हैं। अगले में कह रहा है रक्ताल्पता की स्थिति किसकी कमी से होती है? तो रक्ताल्पता जो है जिसको हम लोग खून की कमी कहते हैं वो आरबीसी की कमी की वजह से ये होती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है लौहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ क्या अंदर लेने से होती है? अगर लौह के कण जो धूल कण हैं, आयरन के डस्ट हैं, उनको हम लोग इनहेल कर लेंगे, मतलब उनको हम लोग सांस के थ्रू अंदर ले लेंगे तो लौहमयता नामक बीमारी हो जाती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाइपोकैलिमिया, ध्यान दीजिएगा, हाइपोकैलिमिया जो है किसकी कमी के कारण होती है? ये पोटेशियम की कमी के कारण होती है। अब प्रमुख जो हीनताजन्य रोग हैं इनको देख लेते हैं। देखिए प्रमुख रोग में पहला है रिकेट्स। तो जो रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है। गेहगा जिसको ग्वाइटर कहते हैं ये आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया जिसको रक्तक्षीणता कहते हैं ये लौह की कमी से होता है। और रतौंधी देखिए विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोपथैलेमिया जो है वो भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। अगला है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। जो स्कर्वी है उसकी कमी से स्कार्बिक अम्ल की कमी के कारण भी स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये दोनों बेसिकली एक ही हैं। अगला कह रहा है बेरी विटामिन B1 की कमी से, जो बेरी है वो थायमिन की कमी से भी होता है क्योंकि विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन ही है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वाशियोकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। मैरेस्मस क्या है? तो दीर्घकालीन उपवास के कारण ये मैरेस्मस रोग होता है। मधुमेह दूसरा है, इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब जो शरीर होता है उसमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। अगला है रक्त का जमना, ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। अगला है मैड काऊ रोग, विशेषता ये मवेशियों में होता है। इनके देखिए इसमें बताया गया है प्रियॉन्स नामक प्रोटीन के कारण ये हो जाता है। अब अगला देखिए, अगला क्या है? तो देखिए अगला यहाँ पे दूसरा टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ये है जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग में पहला देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए पहले इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जीवाणु क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जो जीवाणु है वो सबसे सरल एक कोशिकीय आद्य जीव होते हैं। दूसरा है जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो जीवाणु जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, वो चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, जीवित हो, मृत हो, जंतु हो, पौधा हो, कुछ भी हो, मतलब इन सभी जगहों पर जीवाणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जंतुओं में किसके माध्यम से जीवाणु सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचते हैं? तो ये होते हैं परिसंचरण के माध्यम से। अगला कह रहा है एपिडेमोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, एपिडेमोलॉजी है वो क्या है? तो ये बड़ी आबादी में रोग की घटना उनके प्रसार का अध्ययन करना। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना बहुत बड़ी आबादी में फैला था, तो इसी रोग के फैलने की घटना उनके प्रसार का अध्ययन करना ही एपिडेमोलॉजी कहलाता है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है
पानी के प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए जो पानी का प्रदूषण है उससे हैज़ा, टाइफाइड, पीलिया, ये सब क्या बीमारियां हैं, ये सब जल जनित बीमारियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है छिछले हैंडपंप है उनके अगर पानी पीने से लोगों में कौन से रोग होने की संभावना रहती है। 3 में हो जाती है हैज़ा जिसको कॉलरा कहते हैं, टाइफाइड हो सकता है, पीलिया जिसको जॉन्डिस कहते हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड तथा कॉलरा किसके विशिष्ट उदाहरण हैं, तो ये सब जल जनित रोग हैं। अगला कह रहा है कौन सा रोग जल जनित रोग है, तो ये है हैज़ा। अगला है कौन सा रोग जठरांत्र जिसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं उसमें संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है, तो ये है हैज़ा। हैज़ा क्या है, तो एक ये कह रहा है संक्रामक रोग है जो कि पानी की वजह से होता है। अगले देखिए अगले क्वेश्चन में कौन सा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है जल जनित रोग हैज़ा का क्या कारण है, तो ये है बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरियल की वजह से ये होता है। अगला है मिठाइयों पर बैठी मक्खी को दूर भगाकर एक लड़की जो है वो मिठाइयों को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हो जाएगी, तो वो हैज़ा रोग की शिकार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अगर जो कचरा है पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी, तो इससे टाइफाइड बीमारी फैलेगी। अगला है कौन सा रोग जो है सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है, तो यह है आंत्र ज्वर जिसको हम लोग टाइफाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिडाल परीक्षण को किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो ये टाइफाइड जब ज्वर हो जाता है टाइफाइड बुखार तो उसमें जो परीक्षण होता है उसी को बिडाल परीक्षण कहते हैं। अगला है तृतीयक प्रतिजन जिसको हम लोग डीपीटी कहते हैं, बच्चों को किसके बचाव के लिए इसको दिया जाता है, तो इनको रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस, इन 3 बीमारियों से बचाव के लिए इनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जिसको हम लोग डीपीटी कहते हैं किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है, तो इनमें देखिए डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, इन्हीं 3 बीमारियों से बचाने के लिए इस टीके को लगाया जाता है। अगला है काली खांसी को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है परट्यूसिस, ध्यान दीजिएगा परट्यूसिस इसको कहा जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है डीपीटी वैक्सीन में पी क्या संदर्भित करता है, तो पी मीन्स होता है परट्यूसिस, ध्यान दीजिएगा क्या होता है परट्यूसिस जिसको हम लोग कुकुर खांसी कहते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है टिटनेस नामक रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम से जाना जाता है लॉकजा के नाम से, ध्यान दीजिएगा लॉकजा के नाम से अथवा इसको धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह होता है कि जो शरीर होती है वो इस तरह से मुड़ जाती है जैसे धनुष मुड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु जनित रोग जिसको हम लोग निमोनिया कहते हैं इसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला है कौन सा जीवाणु निमोनिया रोग का कारण है, तो ये है डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु, इसी के द्वारा जो निमोनिया रोग है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कह रहा है न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है, मतलब इसका महत्व क्या है ये जान लेते हैं। तो देखिए जो ये वैक्सीन है न्यूमोनिया और साथ ही तांत्रिक शोथ जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं और सेप्सिन के विरुद्ध ये प्रभावी होता है, तो ये हो गया इसका पहला महत्व। दूसरा कह रहा है उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं हैं, तो ये हो गया इसका दूसरा महत्व। इसके ये 2 महत्व हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है, तो ये है तपेदिक। अगला है श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसको क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। अगला है तपेदिक किसकी बीमारी है, तो ये फेफड़ों की बीमारी है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं इसके परीक्षण के लिए कौन सा विशिष्ट परीक्षण किया जाता है, इस परीक्षण का नाम है मैनटॉक्स परीक्षण, याद रखिएगा। जो मैनटॉक्स परीक्षण है वो क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी कहते हैं उसके लिए ये परीक्षण किया जाता है। अगला कह रहा है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय रहें एक रोग से मरते हैं, वो रोग कौन सा है, तो ये है क्षय रोग जिसको टीबी कहा जाता है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों का प्राण लेने वाला कौन सा रोग है, तो ये याचमा जिसको टीबी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो ये क्षय रोग की रोकथाम के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगला कह रहा है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन वैक्सीन जो है जिसको हम लोग बीसीजी वैक्सीन कहते हैं किस बीमारी की रोकथाम के लिए इसको लगाया जाता है, तो इसको तपेदिक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला कह रहा है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, तो जन्म के इसको तुरंत बाद लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट्स नामक जो इलाज है किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो ये क्षय रोग बीमारी के लिए किया जाता है। अगला है विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला है कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ये जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। अगले में कह रहा है कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग हैंसेन रोग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा हैंसेन रोग कौन सा है, तो ये है कुष्ठ रोग। अगले में कह रहा है
स्पायरोसिस किसे कहते हैं? तो ये जीवाणुओं द्वारा ये जो रोग है ये होता है। अगला कह रहा है कौन सा एक जीवाणु संबंधी रोग है? तो ये है गोनोरिया। याद रखिएगा गोनोरिया जो है वो एक जीवाणु संबंधी रोग है। अगले में कह रहा है कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है? तो ये है सिफिलिस जिसको उपदंश कहते हैं। अगले में कह रहा है क्षय मतलब जो दंत क्षय होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो यह है बैक्टीरियल संक्रमण। मतलब जो दांतों का क्षय होता है वो बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणुओं का कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। तो इसी वजह से दंत क्षय जो है वो हो जाता है। अगले में कह रहा है भोजन विषाक्तता का क्या कारण है? तो ये विषाक्तता का कारण है सैल्मोनेला बेंसिलाई जो जीवाणु है ये भोजन की विषाक्तता के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है भोजन का विषाक्त होना इसी को बॉटुलिज्म कहते हैं। याद रखिएगा बॉटुलिज्म क्या है? तो भोजन का विषाक्त होना यही बॉटुलिज्म है। इसी में कह रहा है किस स्पीसीज के संदूषण के कारण ये जो है भोजन की विषाक्तता होती है? तो इसका नाम है क्लास्ट्रीडियम। याद रखिएगा क्लास्ट्रीडियम जो है इसी की वजह से भोजन का विषाक्त हो जाता है। मतलब भोजन की विषाक्तता का कारण है क्लास्ट्रीडियम। अगले में कह रहा है जीवाणुओं द्वारा होने वाला प्रमुख रोग हैं किसके प्रसारित द्वारा किए जाते हैं? मतलब ध्यान देते हैं तो जो जीवाणुओं के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं उनके लिए प्रसारित कौन कौन करते हैं? तो देखिए पहला टीबी है। टीबी का प्रसार होता है वायु द्वारा। हैजा जो कॉलरा है ये पानी के द्वारा फैलता है। सिफिलिस जो है ये संपर्क में आने से फैलता है। टिटनेस जो है ये घाव की वजह से फैलता है। अगले में कह रहा है अगला क्वेश्चन है जीवाणु जनित जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं रोगों के उपचार के लिए किन औषधियों का उपयोग किया जाता है? तो ये होते हैं एंटीबायोटिक। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले में क्वेश्चन में कह रहा है जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग और प्रभावित होने वाले अंग। तो देखिए इस साइड में रोग है, इस साइड में इनके कारक जीवाणु हैं, प्रभावित अंग है इस साइड में। तो देखिए पहला है हैजा। ये होता है जीवाणु के द्वारा, इसका नाम है विब्रियो कॉलेरा, इसकी वजह से ये होता है और इसमें आंत प्रभावित होती है। अगला है तो प्लेग होता है बैसिलस पेस्टिस की वजह से। ध्यान दीजिएगा बैसिलस जो पेस्टिस है उसकी वजह से प्लेग होता है और ये फेफड़े तथा कांख व जंघा को ये प्रभावित करता है। अगले में कह रहा है न्यूमोनिया। ये किस वजह से होता है? तो ये होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की वजह से ये होता है और इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला है टाइफाइड जिसको हम लोग आंत्रज्वर कहते हैं। तो ये होता है सॉल्मोनेला टाइफोसा की वजह से ये होता है और इसमें आंत प्रभावित होती है। अगले में कह रहा है डिप्थीरिया। ये किस वजह से होता है? तो ये होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से और इसमें श्वास नली जो है वो प्रभावित होती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है काली खांसी जिसको हम लोग पर्टुसिस कहते हैं। ये होता है हीमोफिलिस पर्टुसिस के कारण और इसमें श्वास नली प्रभावित होती है। अगला है टिटेनस। तो जो टिटेनस होता है वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है और इसमें तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। अगला देखिए अगला है तपेदिक जिसको क्षय रोग अथवा टीबी इसी को कहते हैं। यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से और इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला है कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी कहते हैं। तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र तथा त्वचा ये प्रभावित होते हैं। अगला है गोनोरिया। याद रखिएगा जो गोनोरिया है वो नाइसेरिया गोनोरियाई की वजह से ये होता है और इसमें मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। अगला है सिफिलिस। ये किस वजह से होता है? ये होता है ट्रैपोनेमा पैलिडम की वजह से और इसमें शिश्न अथवा योनि जो है वो प्रभावित होते हैं। अगला है अगले क्वेश्चन में कह रहा है मानव में जीवाणु संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो ये है एंटीबायोटिक्स। अगला कह रहा है कौन सा एंटीबायोटिक्स औषधि है? तो देखिए जो पेनिसिलिन है वो भी एंटीबायोटिक है। सल्फाडाइजिन ये सब क्या है? ये सब एंटीबायोटिक औषधि हैं। अगला है पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये कवक जिसको फंगस कहते हैं इससे प्राप्त होता है। अगले में कह रहा है किसके संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है? तो देखिए जो केवल जीवाणुओं से अगर कुछ प्रभावित है तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। अगला है किसे प्रतिजैविक जिसको अर्थ होता है एंटीबायोटिक्स का जनक माना जाता है? तो ये हैं सेलमैन वॉक्समैन। याद रखिएगा जो सेलमैन वॉक्समैन है इनको प्रतिजैविक जिसको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं इसका जनक माना जाता है। अगला है कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो देखिए जो सल्फागुआनिडीन है तथा जो क्लोरेम्फेनिकॉल है ये सब क्या है? ये सिर्फ प्रतिजैविक औषधि हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसके द्वारा होने वाली बीमारी के लिए जो सल्फा दवाइयाँ हैं, ध्यान दीजिएगा जो सल्फा दवाइयाँ हैं वो कारगर हैं। तो अगर जीवाणु के द्वारा कोई बीमारी फैली है तो उसके लिए सल्फा दवाइयाँ उत्तरदायी होती हैं या फिर कारगर होती हैं। अगला कह रहा है कौन सी सल्फा औषधि है? तो ये है सिबाजोल तथा प्रोंटिसिल। ये सब क्या है? ये सब सल्फा औषधि हैं। अगला कह रही है अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रतिसूक्ष्म जीवी औषधियाँ हैं इनमें कौन सी औषधि याचमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो इसका नाम है
एमिनोसैलिसिलिक एसिड, ये इसका नाम है। मतलब इससे जो याचना होती है, जो टीबी होता है और जो लेप्रोसी होता है, उन दोनों का उपचार किया जा सकता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। ध्यान दीजिएगा कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, तो इसका नाम है क्लोरिम्फेनिकॉल। याद रखिएगा क्लोरिम्फेनिकॉल इसका नाम है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। अगला कह रहा है हाल ही में मिट्टी में जीवाणु संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई तकनीकी एंटीबायोटिक कौन सी है, जिससे कह रहा है दवाओं के प्रति जो बढ़ती प्रतिरोधकता है उसे लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। तो इसका नाम है टिक्सोबैक्टीरियन। ध्यान दीजिएगा टिक्सोबैक्टीरियन इसका नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों, जिसको हम लोग माइक्रोबियल पैथोजन्स कहते हैं, इसमें कह रहा बहु औषध जो है प्रतिरोध उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो देखिए इसके प्रतिरोध उत्पन्न करने के कारणों में पहला कारण है, इसमें कह रहा है सूक्ष्म जैविकों में उत्परिवर्तन, जीन हस्तांतरण, प्रतिरोधी जीनों का विकास, ये सब इसके लिए उत्तरदायी कारण हैं। अगला इसी में कह रहा है गलत रोग निदान, ये भी इसका कारण है। अगला कह रहा है बगैर डॉक्टरी सलाह की दवाएं लेना, तो ये भी इसका कारण है। रोगी द्वारा उपचार कोर्स पूरा न करना, तो ये भी कारण है। अगला कह रहा है पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का बढ़ता प्रयोग, तो ये भी कारण है। अगला कह रहा है फार्मास्यूटिकल जो उद्योग हैं, अस्पताल हैं, इनके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण, तो ये सब भी कारण हैं इन सभी चीज़ों के लिए। मतलब जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है उनके लिए ये सब जो कारण दिए गए हैं, ये सारे कारण उत्तरदायी हैं। अब अगला है कवक जनित रोग, इसको देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कौन सा रोग कवक के कारण से होता है, तो यह है त्वचा का प्रदाह। अगला देखिए अगले में कह रहा है एथलीट फुट रोग जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, ये फफूंद से होती है। अगला कह रहा है कौन सा रोग कवक जनित है, तो यह है गंजापन। अगले में कह रहा है अगर तापका किसके उपयोग से होता है, तो ये संदूषित अन्न की वजह से ये होता है। क्या है अर्घ ताप का ये जो रोग है ये संदूषित अन्न की वजह से होता है। अगला कह रहा है अन्न को संदूषित करने का काम किस कवक द्वारा किया जाता है, तो इसका नाम है क्लेविसेट्स परपुरिया, ये इसका नाम है। अगला कह रहा है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये होता है यकृत। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाद नामक बीमारी किसकी वजह से होती है, तो फफूंद जिसको हम लोग कवक कहते हैं इसकी वजह से होती है। अगले में कह रहा है फफूंद से होने वाला रोग कौन सा है, तो ये है त्वचा शोथ जिसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है कौन सा रोग धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता, तो जो त्वचा शोथ है जिसको हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं, वो कह रहा है धातु विषाक्तता की वजह से नहीं होता। अब कुछ कवक जनित बीमारियां हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहली है दाद, इसमें जो कवक होता है इसके लिए उत्तरदायी इसका नाम है ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम, ये इसका नाम है और इससे त्वचा प्रभावित होती है। दूसरा है खाज, ये किस वजह से होती है, इसके कवक का नाम है एकेरस स्केवीज, ये मतलब कवक का नाम है जिसकी वजह से होता है और इसमें भी त्वचा प्रभावित होती है। अगला है एथलीट फुट, ये होता है ट्राइकोफाइटोन की वजह से, इसमें भी त्वचा प्रभावित होती है। अगला है गंजापन, इसमें देखिए टीनिया कैपिटिस ये जो कवक है इसकी वजह से होता है और इसकी जो सिर की त्वचा होती है इसमें ये प्रभावित होती है। दमा देखिए है, इसमें होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ध्यान दीजिएगा एस्पिरलस जो फ्यूमिगेटस है ये इसका कवक है जिसकी वजह से दमा होता है और ये फेफड़े को प्रभावित करता है। अब अगला देखिए अगला क्या है, तो देखिए यहाँ से असंक्रामक रोग अब स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो यहाँ पे रोग दिए हुए थे, बहुत सारे रोग, चाहे वो हो रहे हों जीवाणुओं से या फिर हो रहे हों बैक्टीरिया से, तो इन सभी रोगों को हम लोगों ने कवर किया। इसके बाद एक असंक्रामक रोग बचा हुआ है टॉपिक, उसको हम लोग को कवर कर लेंगे। तो ये जो पूरा रोग वाला जो सीक्वेंस था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।